कहते हैं। तो सबसे पहले हम संधि की बात करें। समास और संधि में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन है कि वो भी ऐसा ही है, इसकी परिभाषा भी ऐसी है, तो क्या है समास, क्या है संधि, क्या दोनों एक ही है। तो हम संधि समझते हैं। संधि क्या है? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, सॉरी नया शब्द नहीं, दो वर्णों, वर्ण यानी अक्षर, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, है ना। अब विकार कैसे? विद्या धन आलय, विद्या या की आ की मात्रा, आलय में आ में आ की मात्रा, दोनों में क्लैश होता है, दोनों मिलते हैं तो मात्रा स्किप हो जाती है और इस तरह से विद्यालय बन जाता है। आ हट जाता है, लय हो जाता है। आलय का आ हट जाता है और विद्या के साथ लय जुड़ जाता है तो विद्यालय, ये संधि है। जबकि समास क्या है? दो शब्दों का मेल है। समास दो शब्दों का मेल है ना। दो शब्द मिल जाते हैं तो उससे जो नया शब्द बनता है, नया सार्थक शब्द बनता है, उसे हम समास कहते हैं। नया सार्थक शब्द जैसे नील, नील एक शब्द है, कमल एक शब्द है। नील का मतलब नीला होता है, कमल एक पुष्प है, ठीक है। तो दोनों अलग अलग, दोनों का अर्थ है, लेकिन जब इसको दोनों का संयोग हो जाता है तो एक नया सार्थक शब्द बनता है, नील कमल, नीला कमल। बात समझ में आ रही है? इसको हम समास कहते हैं। तो दो शब्दों के मेल से, परिभाषा है, दो शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी बात। समास के 6 भेद हैं। अब वो 6 भेद कौन कौन से हैं? देखिए, इस तरह से आप भी अपनी कॉपी में बनाइएगा बच्चों। वो 7th के हों, 8th के हों, 9th के हों, सब में ज़रूरी होता है ये समास। 10th में भी ये काम आता है। तो इसको देखिए, मैंने ऐसे किया है, बीच में लिख दिया समास, तो एक फूल बनाया, पंखुड़ी बनाई उसकी 6, और उसको बीच में समास लिख दिया। और इस तरह से मैंने लिखा, पहला अव्ययी समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। ठीक है, इस तरह से बना लीजिएगा। और मैंने देखिए आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे भी लिख दिया है ताकि आप इसको उतार सको। देखिए, अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुब्रीहि समास। ठीक है। अब हम अगला पढ़ेंगे द्विगु समास। द्विगु समास देखिए लिखा कैसे है। दा के नीचे हलंत, वा में छोटी की मात्रा, गा में छोटा हो। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि जो हिंदी प्रचारणी सभा ने यह निर्णय लिया था कि हर एक अक्षर को उसका महत्व मिले, तो एक के ऊपर एक लिखना या आधा लिखने की जगह उसको इस तरह से लिखा जाने लगा है। तो इसलिए पहले क्या करते थे, दा फिर छोटी ई की मात्रा, फिर नीचे व, आधा व उसके नीचे जोड़ देते थे, और गु, ग, छोटा उ, द्विगु ऐसे लिखते थे। लेकिन अब इसको हर अक्षर को उसका स्थान, महत्व प्रदान करने के लिए ऐसा लिखते हैं। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो वहां द्विगु समास आता है। जिस समास का, ध्यान देने वाली बात है कि जिस समास का पूर्व पद, पूर्व यानी पहला, तो पहला जो पद है वह संख्यावाचक होगा तो वहां द्विगु समास आएगा। और उसके उदाहरण अपन देखें। चौराहा, चार राहों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह। देखिए, चौ यानी चार, तो पहला पद चौ यानी संख्यावाचक हो गया। उसी तरह त्रिलोक, देखिए इसमें पहला पद त्रि है तो 3 को इंगित कर रहा है, तो ये भी संख्यावाचक। और दोपहर, दो, ये दो का मतलब दो, 1 2, है ना। तो ये दोपहर, दोपहरों का समय, तो ये भी संख्यावाचक हो गया पहला पद। तो यही इसमें इसकी परिभाषा भी है कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो वहां द्विगु समास आता है ना। तो इसका ये एक उदाहरण ये हो गया। और इसके और उदाहरण है, जैसे पंच तत्व। इस उदाहरण को देखिए, पंच रत्न,
पंचरत्नों का समूह, है ना। त्रिफला, 3 फलों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। यानी कि देखिए, नव है 9 हो जाएगा, त्रि यानी 3 हो गया, पंच यानी 5 हो गया। तो ये क्या है कि असंख्या है, और इसकी परिभाषा भी यही है कि पूर्व पद संख्यावाचक है हो तो वहां पर द्विगु समास आता है। ठीक है। इसके बाद अब हम द्वंद्व समास देखते हैं। देखिए, द्वंद्व समास मैंने ऐसे लिख के इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि वो, ये मैं टाइप भी कर सकती थी, लेकिन क्या है कि वो एक अटैचमेंट या क्लोजनेस नहीं आता, जैसे अपन क्लास में पढ़ते हैं ना, बेसिक क्लोजनेस नहीं आता टाइप वगैरह करने से। तो इसलिए मैंने ऐसा किया कि आपको आपको थोड़ा सा और ऐसा फील हो कि ये क्लास में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखा है द्वंद्व समास। अब इसमें भी देखिए, दा के नीचे वा लिख देते थे, फिर दा लिखते थे, फिर वा लिख देते थे, तो द्वंद्व अपन ऐसा लिखते थे। लेकिन इसमें भी अक्षर को उसका महत्व प्रदान करने के लिए अलग अलग लिखा, हलन देके, दा के नीचे हलन देकर लिखा हुआ द्वंद्व समास। ठीक है। तो जिस समास का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हो वहां द्वंद्व समास आता है। अब इसमें द्वंद्व यानी एक तरह से लड़ाई या तर्क वितर्क ही होता है, मतलब, है ना। तो जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अगर इसको अपन इंडिकेशन ये रख लें कि जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं या विरोधी होते हैं, ऐसे शब्दों को हम द्वंद्व समास कहते हैं। और इसका पहला और दूसरा यानी पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होता है ना। ये भी इसकी पहचान है। जैसे गुण दोष, गुण भी इंपॉर्टेंट, दोष भी इंपॉर्टेंट, तो पूर्व पद और उत्तर पद पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान है ना। तो देखिए, गुण और दोष, नदी नाले, नदी और नाले, मैंने कोई कम नहीं है, दोनों बराबर है। नदी अगर हटा दे तो नाले अकेले में फिर वो उसका मतलब अलग हो जाएगा, है ना। बच्चे और बूढ़े, बच्चे अकेले कर दे तो फिर बूढ़े वाले नहीं आ पाएंगे, बूढ़ा वाला शब्द का अर्थ नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से दोनों ही शब्द जो हैं महत्वपूर्ण होते हैं, प्रधान होता है, वहां पर द्वंद्व समास आता है। बच्चे और बूढ़े, और एक चीज ये भी है, देखिए, एक दूसरे के विरोधी है। बच्चा बूढ़ा, माँ बाप, गुण है तो उसका उल्टा दोष, ये सारा जो है इसकी विशेषता के रूप में आता है और इसकी पहचान के रूप में आता है। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, यही पहचान है। तो ये जो है नदी नाले, मैंने कहा कि विरोधी जो हुआ है वो एक विशेष इसकी पहचान है। इसको हम ऐसे भी इससे पहचान सकते हैं कि दोनों सेम लगे या एक दूसरे के अपोजिट, रात दिन, सुबह शाम, आना जाना, हंसना रोना, सब देखिए सारे शब्द जो हैं एक दूसरे के विरोधी शब्द हैं। ये भी इसकी पहचान के रूप में आप रख, वैसे तो व्याकरण में ऐसा कहते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सिंबल्स अपना अपन रख ले अपने पास, तो उससे क्या फायदा होता है कि हमसे गलतियां नहीं होती, है ना। तो क्यों ना रखें। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जो एक दो शब्द एक दूसरे के विरोधी, जो पद एक दूसरे के विरोधी के रूप में आते हैं, ऐसे पद द्वंद्व समास के उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है। तो बाकी उदाहरण भी देख लीजिए। बच्चे बूढ़े, माँ बाप, राजा रंक, सुख दुख, सीता राम, धनी निर्धन, सब एक दूसरे के विरोधी हैं, देख लीजिए, और दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये द्वंद्व समास की विशेषता है। इसके बाद आखिरी जो समास है, छठवां समास, यह है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की परिभाषा है जिस समास का पूर्व और उत्तर पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी पूर्व यानी पहला, उत्तर यानी दूसरा, और दोनों मिलके जब तीसरे की ओर संकेत, कोई नया तीसरा पद हो जाता है, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं, या ऐसा बहुब्रीहि समास में ही होता है। जैसे उदाहरण, दशानन, 10 हैं आनन। रावण, 10 हैं आनन रावण, है ना। और पीतांबर, पीला है अंबर, तो पीला अंबर किसके लिए बोलते हैं? कृष्ण के लिए। मेघनाद, मेघ जैसा नाद, तो वो मेघनादी है। महावीर, महान है जो वीर, महान वीर है वो हनुमान। इस तरह से दो पद मिलके तीसरे की ओर संकेत करे, वो बहुब्रीहि समास
होता है ना। तो जैसे श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसका, कौन है, सरस्वती। इस तरह से अगर हम इसका अर्थ समझे या इसको समझे तो फिर बहुब्रीहि समास के लिए बहुत आसान हो जाता है उसको पहचानना। इसकी परिभाषा एक बार और हम समझ लेते हैं। पूर्व और उत्तर पद मिलकर जब तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तो वहां पर बहुब्रीहि समास आता है ना। तो उसमें दशानन, दस है आनन, आनन यानी चेहरा या सिर या मुंह, ये जो है आनन होता है। पीतांबर, तो 10 है आनंद, 10 सिरों वाला कौन है, रावण। पीला है अंबर, है ना। किसका अंबर पीला, अंबर यानी कपड़ा, किसका कपड़ा पीला होता है, कौन पीला कपड़ा पहनता है, सिंबल है श्री कृष्ण, है ना। महावीर, महान है जो वीर। और लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन है वो, गणेश जी। श्वेत है अंबर जिसका, कौन है वो, सरस्वती जी। तो इस तरह से नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है, शिव, है ना। तो इस तरह महान, महादेव, महान है जो देव, श्री वो हो जाएंगे शिव, है ना। तो इस तरह से अपन दो पद मिलके जब तीसरे की ओर संकेत करते हैं तब वहां पर बहुब्रीहि समास आता है। इस तरह से ये 6 समास होते हैं जिसको कि मैंने आपको बताया, 6 समास। इसमें पहला एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, जो यानी कि जिस समास का पूर्व पद अव्ययी शब्द हो वहां पर अव्ययी भाव समास आता है। इसमें अपन उदाहरण लिख सकते हैं, यथाशक्ति, यथामति, आजीवन, आमरण, हाथों हाथ, रातों रात, ये उदाहरण होगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वहां पर तत्पुरुष समास आता है। जैसे सूरकृत, तुलसीकृत, रेलगाड़ी, है ना, कनकलता। इस तरह से जब कनकलता नहीं आएगा, शरणागत, है ना, शरण में आगत, इस तरह से जो है वो शब्द आएंगे जो जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, ये तत्पुरुष समास है। और कर्मधारय समास, मैंने कनकलता कर्मधारय का बता दिया था। कर्मधारय समास की विशेषता है कि परिभाषा, जिस समास का पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष हो। पूर्व पद पहला पद और उत्तर पद दूसरा पद। पहला पद विशेषण होगा। विशेषण क्या है, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। और विशेष क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। जैसे मैंने लिखा कनकलता, तो लता विशेष्य है क्योंकि वो संज्ञा है, और संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण है। तो कनक यानी सोना, लता जैसे सोने जैसी हो, तो वो वहां पर कर्मधारय समास आ सकता है या आता है। कर्मधारय समास का सबसे अच्छा उदाहरण है नील कमल, नीला है कमल, है ना। तो इस तरह से अगर हम कर्मधारय समास में ये लिख देते हैं कि मान लो दशानन उदाहरण है कर्मधारय का, अपन लिख लिए, तो अपन ने लिखा या लंबोदर लिख दिए, चलो लंबोदर बहुत देखा है उदाहरण कर्मधारय का, तो हमने ये लिख दिया लंबा है उदर जिसका, सिर्फ जिसका लिख दिए तो वो बहुव्रीहि समास की गुंजाइश वहां पे हो जाती है, फिर वहां नंबर कट जाते हैं। और उसके बाद आप कर्मधारय समास यदि लिख देते हो तो उससे आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि जिसका लिखने का तात्पर्य है कि आप तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, और तीसरा पद कर्मधारय में नहीं होता है, तीसरा पद बहुब्रीहि में होता है, तो वहां आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए कभी भी जब आप कर्मधारय को पहचानोगे तो आपको यही लिखना है, लंबा है उदर, बस। ना गणेश लिखना है ना जिसका लिखना है, 10 हैं सिर, ना रावण लिखना है ना जिसका लिखना है। तो ऐसे में फिर वो कर्मधारय ही रहेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। कई बार बच्चे ऐसी गलती कर जाते हैं और नंबर कट जाते हैं। 10th में भी इसकी ज़रूरत आपको होगी, इसके ये है आपके सिलेबस में, तो इसको आप पढ़ेंगे, इसमें नंबर कटते हैं। मैंने देखा है तो आप बोर्ड की कॉपियों में बच्चे ऐसी गलती करते हैं और बहुत ही सिली मिस्टेक है और इससे नंबर कट जाते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद चौथा है द्विगु समास। द्विगु समास यानी कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, यानी कि पहला पद संख्या वाला हो, वो द्विगु समास होता है। पहला पद इसमें संख्यात्मक होता है, चौराहा, त्रिलोक, पंचरत्न, है ना, पंचतत्व, ये सब जो है संख्यात्मक है, और इसलिए ये संख्यावाचक है, और इसलिए ये द्विगु समास है। ठीक है।
इसके बाद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में पहला और दूसरा दोनों पद, पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होता है, यानी कि दोनों ही पद का महत्व होता है, पहले का और दूसरे का। जैसे इसके उदाहरण अपन देखें, गुण दोष, नदी नाले, आना जाना, ऊपर नीचे, स्त्री पुरुष, ये सब देखिए। इसकी विशेष पहचान ये होती है कि एक दूसरे के विरोधी शब्द होते हैं, ये इसकी पहचान होती है। इसके बाद जल्दी से हम बता दें बहुब्रीहि समास। जिस समास का पूर्व और उत्तर दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। 5 समास में कोई तीसरा पद नहीं है, लेकिन छठवां अकेला ऐसा समास है बहुब्रीहि समास जिसमें तीसरा पद भी होता है। पहला और दूसरा यानी पूर्व और उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है या उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन का उदाहरण कर्मधारय में भी है, लेकिन यदि हम लिखे दशानन 10 हैं आनंद, तो आप कर्मधारय हो गया। अब इसको अगर लिखे अपन 10 हैं आनंद जिसके, तो वो हो जाएगा रावण। यहाँ मैंने जिसके लिखने की जगह मैंने रावण लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से पहला और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ऐसे को बहुब्रीहि समास कहते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ आपको समझा दिया या समझ में आ गया। अगर आपको इसमें कोई और समस्या आती हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने कार्य कर सकते हैं। थैंक यू।